किया उठाने के लिए झुके तो जानकी जी ने प्रभु श्री राम को वरमाला पहनाई। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम ने जानकी जी को वरमाला पहनाई। उसके तदुपरांत रामचरितमानस के अनुसार विश्वामित्र जी का पदार्पण होता है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो जब बारात वापस जाती है अयोध्या के लिए तब आते हैं। इन्होंने 12 प्रभु श्री राम से वार्तालाप अंतोतगत्वा प्रभु श्री राम को अपने धनुष को सौंप करके तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी प्रस्थान कर गए। महाराज जनक ने विवाह की कुमकुम पत्र का अवध में भेजी। महाराज दशरथ को समाचार ज्ञात हुआ और ये शुभ समाचार गुरु वशिष्ठ को सुनाया। उसके बाद में तीनों पटरानियों को आज अयोध्या वासियों के घर घर में ये समाचार फैल गया और सभी अयोध्या वासियों ने अयोध्या को सजाया। और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष धन त्रयोदशी को गुरु वशिष्ठ भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ बारात को लेकर के प्रस्थान करते हैं। महाराज जनक ने बारात के लिए मार्ग में उचित व्यवस्था की रखी तो वास करते हुए मिथिला में प्रवेश हुआ और महाराज जनक ने स्वयं ने आकर के बारात को जन्माशा दिया। उचित व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद में दोनों पक्षों के गुरुजन ब्राह्मण जन एकत्रित हुए और विवाह की लगन का शोधन किया गया तो मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को सुनिश्चित किया। प्रभु श्री राम ने विचार किया हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पालन पोषण एक साथ हुआ, खेले कूदे एक साथ, विद्याधन एक साथ हुआ, परंतु आज विवाह मेरे अकेले का हो रहा है। हम चारों भाइयों का भी विवाह एक साथ होना चाहिए। प्रभु राम की इच्छा को भला कौन टाल सकता है। ये शब्द प्रेरणा महाराज जनक को प्राप्त हुई और महाराज जनक ने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र दशरथ के समक्ष अपने वचन रखे। राजन आपके 4 राजकुमार हैं, 2 पुत्री मेरी हैं, 2 मेरे भाई की बेटी है। तो मेरा विचार है कि हम अपनी चारों पुत्रियों का विवाह तुम्हारे चारों राजकुमारों के साथ संपन्न कर दें। गुरुवशी ने स्वीकार किया। तब मार्ग से शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सुनिश्चित हुई। विवाह मंडप 4 तैयार हुए और आज एक ही लगन में चारों भैया अलग अलग पृथक पृथक विमानों में आसीन हुए और घर में सखियां चारों कन्याओं को लेकर के आई। विवाह की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ने संपन्न कराया। प्रभु श्री राम भरत जी का, लखन लाल जी का, शत्रुघ्न जी का विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। कलेवा हुआ, एकी और बेकी का खेल हुआ। सभी सखियां एकत्रित हुई और जानकी जी की मुट्ठी में कौड़ी दे दी, मुट्ठी बंद कर दी। राम जी से पूछा गया एकी या बेकी, मुट्ठी में एक कौड़ी है या 2 कौड़ी है? तो राम जी ने कहा कि एक ही एक है। सीता जी की मुट्ठी को जब खोला गया तो उसमें से 2 कौड़ी निकल पड़ी। सखियों ने ताली बजा दी तो आपकी वाणी झूठी, एक नहीं 2 निकली है। राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया पर लखन लाल जी से नहीं रहा गया और बोले कि भैया राम ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य कहा है। अरे तुम्हारे नेत्रों के सामने 2 कौड़ी निकली है, कौड़ी अवश्य 2 निकली है, पर भैया की वाणी में सार बहुत है। जब तक राम और सीता का विवाह नहीं हुआ तब तक ये 2 थे और जब इन दोनों का विवाह हो गया तो ये 2 नहीं 1 है। एक प्राण 2 देही, इन दोनों के प्राण एक हैं, इन दोनों का मन अब एक है, केवल तन अलग अलग है। इसलिए भैया राम ने एक ही कहा। विवाह संस्कार का वास्तविकता का अर्थ यही है कि बेकी का एक ही हो जाना, 2 मनों का मिलकर के एक मन हो जाना, 2 प्राणों के मिलकर के प्राण एक हो जाना, ये विवाह संस्कार है। उसके बाद महाराज दशरथ ने महाराज जनक से कहा राजन विवाह की जो रीति रिवाज थी उसके अनुसार विवाह का कृत्य पूर्ण हुआ। अब हम अपने अवध के लिए वापस जाना चाहते हैं, इसलिए बारात को अब विदा करें। राजन इतनी शीघ्रता भी क्या है? अभी तक हम विवाह के कृत्यों में व्यथित रहे, आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाए, इसलिए राजन कुछ समय हमें और प्रदान करो जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। नहीं राजन, हम आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं।
पर विवाह के बाद में जो हमारे यहाँ की रीति रिवाजें हैं वह भी तो हमें पूर्ण करनी है ना। तब महाराज जनक ने राजभवन में संदेश भेज दिया कि अब पुत्रियों की विदाई का समय आ गया है। राजभवन में ही नहीं राजन, अबे तो मिथिलापुरी के घर घर में ये समाचार फैल गया कि सीता जी की विदाई का समय आ गया है। सभी अपने अपने घरों से दौड़ पड़े। प्यारे परीक्षित, माताओं ने आज चारों पुत्रियों को अपने समीपस्थ में बिठाया और इन्होंने धर्म का उपदेश किया और कहा, बेटी तुम्हारे साथ में तुम्हारी 3 छोटी बहन जा रही है, वहां जाकर के इनसे कोई किसी प्रकार की त्रुटि बने तो इन्हें समझाना बताना तुम्हारा ये दायित्व है। इन 3 पुत्रियों के हस्त को बेटी सीता में तुम्हें सौंप रही हूँ और आज के बाद में तुम्हारी सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता होंगे। परिवार में किसी भी प्रकार का भेद दृष्टि मत रखना। पाल की तैयारी की गई, सभी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। प्यारे परीक्षित, पुत्री की विदाई का जब समय आता है तो ये समय बहुत विलक्षण होता है। सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता जी, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला बार बार अपनी माताओं के गलों से लगती हैं। विदा करती हुई चारों पुत्रियों को पालकियों में बिठाया। कहार और पालकियों को लेकर के चल पड़े तो महाराज जनक इन पालकियों को दौड़ पड़े। जिन महाराज जनक के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, पालकियों को उतरवा करके अपनी बेटियों को अपने हृदय से लगा लिया। जिनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। महाराज जनक का कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर इनका रोमांचित हो गया। आज अपनी पुत्रियों को महाराज जनक त्यागना नहीं चाहते हैं, पर प्यारे परीक्षित फिर भी त्यागना पड़ रहा है। महाराज जनक एक विधेय है, इनको किसी से मोह नहीं है, पर आज पुत्रियों को विदा करते समय पुत्रियों के प्रति इनका मोह उमड़ पड़ा। बार बार गले से लकर के रुदन करते हैं। सदानंद आदि गुरुजन महाराज जनक को धैर्य बता दिया है, पर ये पुत्रियों को नहीं त्यागना चाहते। कहार पालकियों को लेकर के चल पड़े। रोते हुए महाराज जनक इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र महाराज दशरथ ने निवेदन किया, राजा धीरे धीरे पालकियों के पीछे चलते चलते मिथिला से बहुत दूर निकल आए, इसलिए अब आपको वापस हो जाना चाहिए। फिर भी ये वापस नहीं होती। प्यारे परीक्षित, धीरे धीरे मिथिलापुरी की सीमा पूर्ण हो गई, दूसरे राज्य की सीमा में बड़ा प्रवेश कर गई, पालकियां प्रवेश कर गई। फिर भी ये लौटते नहीं। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने पुनः निवेदन किया, राजा अब तो आप दूसरे राज्य की सीमा में